जैन विद्यार्थियों, आपका स्वागत है चैनल पे। हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर्स हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9th में भी स्टडी कर चुके हैं, पर क्लास 9th में हम लोग ना पेयर में नहीं स्टडी किए हैं। पेयर का मतलब क्या होता है? एक साथ दो का आना। हम लोगों ने वहां सिंगल इक्वेशन पे चीजों को जस्टिफाई किया है, पढ़ा है, समझा है हम लोगों ने। हम यहाँ आएगा पेयर में। पेयर में समझने के लिए हमें थोड़ा सा उससे डीप लेवल में जाके क्वेश्चन को थ्योरी को वेरीफाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहली बात यह है कि कोचिंग चैनल के वेबसाइट पे इसका पीडीएफ भी अपलोड होगा, और वो पीडीएफ तभी अपलोड हो पाएगा जब सब्सक्राइबर 1K से ज्यादा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द हम अच्छे अच्छे पीडीएफ्स आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। हमारे पास क्वेश्चन का 25 और 30 क्वेश्चन का पर चैप्टर का सेट तैयार है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड होगा, और वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। पर ये पॉसिबल तभी होगा जब 1K सब्सक्राइबर होगा। चलिए अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए दिया जाता है ताकि अगर a 0 हो जाए, बाबू a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाए तो हमारे पास बचेगा क्या? by प्लस सी इक्वल टू 0। और by प्लस सी जब हमारे पास बचेगा तो यहाँ पे वेरिएबल कितना बचेगा? एक, ओनली y। इसीलिए न a 0 होना चाहिए और न ही b 0 होना चाहिए। जब a और b दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा तब ये क्या हमें मिलेगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 9th क्लास में ये रूल पढ़ा था कि एक किसी वेरिएबल का वैल्यू हम अपने से पुट करते हैं और दूसरे वेरिएबल के वैल्यू हम उस पुटिंग के द्वारा फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते थे। कब? जब ये पेयर में नहीं रहेगा तब। पर क्लास 10th में आते हैं तो ये इक्वेशन आ जाता है पेयर में, और जब ये इक्वेशन पेयर में आ जाएगा देन हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस का। वहां पे हमें जस्टिफाई करना होगा कि कौन से क्वेश्चंस का कितना सॉल्यूशन निकलेगा, उसके कंडीशंस होते हैं। तो उसको हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को, पैटर्न को समझेंगे, किस पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा तो उसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे। हम पेयर बना रहे हैं, एक पेयर बना रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक पेयर लिख रहे हैं। पेयर में मैं क्या लिखूंगा? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? एक इक्वेशन का पेयर हो गया। पेयर का मतलब अभी मैंने बताया था एक साथ दो इक्वेशन का ना। जब ये पेयर में आएंगे तो इसे सॉल्व करने के हमारे पास क्राइटेरिया भी अलग अलग होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशन भी होता है एक। पहले, अभी तो सिलेबस रिड्यूस हो गया, पहले नहीं था तो एक और मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो अब डिलीट हो चुका है। सबसे पहले हम इस पे जस्टिफाई करेंगे कि इस इक्वेशन के पेयर कैसा रहेगा तो कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट होंगे। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इफ a1 upon a2 not equal to b1 upon b2। if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 then we get an unique solution। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि केवल और केवल हम लोग एक सॉल्यूशन यहां से फाइंड आउट कर पाएंगे। और ये जो a1 a2 b1 b2 हमने निकाला, a1 a2 b1 b2, ये एक लाइन होगा ना, सॉरी ये एक इक्वेशन होगा ना, ये रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा?
स्ट्रेट लाइन को, एंड दिस इक्वेशन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन को, ये भी एक रिप्रेजेंट करेगा। यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में मान लो इसका एक लाइन ये हो गया, इसका ये लाइन हो गया, इसका इक्वेशन क्या हो गया? a1x b1y c1 इक्वल टू 0, और एक ये हो गया, ये हो गया क्या? a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, देन बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, और जिस पॉइंट पे काटेगा इस पॉइंट का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। वही वैल्यू, जैसे x का कुछ वैल्यू निकलेगा और y का कुछ वैल्यू निकलेगा, यही वैल्यू जो होगा इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इन दिस कंडीशंस लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। और इस कंडीशन में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब केवल और केवल एक। दूसरा कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों होगा बाबू? क्योंकि अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन लाइंस क्या होंगे? लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। आज जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो हम लोगों को पता है कि वो लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पैरेलल लाइन का डिफिनीशन यही होता है कि जो लाइंस कितना हो एक्सटेंड किया जाए, एक्सटेंड करने के दौरान वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। तो जब तक एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा। सो इन दिस कंडीशन हमें क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन क्या आ जा रहा है हमारा? इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स हम ना इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे? तो इस कंडीशन में ना लाइंस क्या हो जाएंगे? कोइंसिडेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर। ये हो गया L1 एक लाइन हो गया, और दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर हो गया L2। और एक के ऊपर एक जब दो लाइंस हो जाएंगे तो ये ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशन होंगे। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन कितने निकल के आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। ये हमारे तीन कंडीशन हो गए जहां से हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन कितने निकलेंगे। कब एक सॉल्यूशन निकलेगा? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। कब निकलेगा नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं निकलेगा? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा? तो जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में हमें क्या निकलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेगा। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का एक्सरसाइज यही है कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे। अगला टॉपिक इसी में आएगा, कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। क्या आएगा? कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। इसको इजी वे में हम समझ सकते हैं कि कब पेयर जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा और कब पेयर जो होगा वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। देखिए हमने कंडीशंस बताया था। एक आया था ओनली वन सॉल्यूशन, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। एक दूसरा कंडीशन मैंने बताया था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक कंडीशन मैंने बताया था नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ओनली वन सॉल्यूशन कब होगा? जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? जब लाइन कोइंसिडेंट होगा, यानी एक के ऊपर नो सॉल्यूशन कब होगा? जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होगा। देखिए, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड करें, सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन दीज पेयर्स आर नोन एज कंसिस्टेंट। मतलब कि जिस पेयर का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं वो कंसिस्टेंट है, और जिस पेयर का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं वो इनकंसिस्टेंट है। तो हम किस किस पेयर का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते थे? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो और जब लाइन कोइंसिडेंट हो। इंटरसेक्टिंग का हमने क्या बताया था आपको? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कोइंसिडेंट का मैंने बताया था A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। और पैरेलल का मैंने क्या बता रखा था? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। जब इन दोनों क्राइटेरिया को वो फुलफिल करेगा, इसका मतलब कि वो पेयर कंसिस्टेंट है, और इस क्राइटेरिया को अगर वो फुलफिल कर रहा है देन वो पेयर इनकंसिस्टेंट है। अब अगला टॉपिक, एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया उसके बेस पे एग्जांपल है। क्या है क्वेश्चन? इफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इक्वेशन का पेयर क्या है? कंसिस्टेंट, देन लाइन विल बी। अब बताना है कि लाइन इसमें किस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। अभी मैंने कंसिस्टेंट के लिए क्या क्या कंडीशन बताया था कि कंसिस्टेंट में ये होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, मींस इंटरसेक्टिंग। क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग। और एक कंसिस्टेंट में मैंने बताया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट, यानी दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। कब? जब कंसिस्टेंट होगा तब। तो वो इंटरसेक्टिंग भी होगा और वो कोइंसिडेंट भी होगा। तो इसमें देखो पैरेलल होगा क्या? पैरेलल, इनकंसिस्टेंट, ऑलवेज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट तो होगा पर दूसरा कंडीशन भी तो फुलफिल कर रहा है ना। कौन सा दूसरा कंडीशन? इंटरसेक्टिंग। तो हम इस ऑप्शन को भी टिक नहीं कर सकते। इंटरसेक्टिंग अकेला आ रहा है, इंटरसेक्टिंग ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, तो दोनों को फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू 5 एंड 4x + ky इक्वल टू 10 हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या कंडीशंस पढ़ रखा है? A1/A2 not equal to B1/B2, then intersecting. In this condition we get only one solution. सेकंड मैंने पढ़ रखा है A1/A2 equal to B1/B2 not equal to C1/C2. In these conditions lines will be parallel to each other and we do not find we cannot find any solution. थर्ड हमने पढ़ रखा है A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2. इस कंडीशन में क्या होता है? लाइंस एक दूसरे के ऊपर होते हैं, दैट मीन्स कोइंसिडेंट होते हैं, और इस कंडीशन में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ क्या मिल रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मिल रहा है। इसका मतलब लाइंस क्या है? कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये इक्वेशन है हमारे पास। इक्वेशन क्या है? 2x + 3y इक्वल टू 5। ये हमारे पास। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? 2x + 3y इसको इक्वल के इधर कर लेंगे 0। सारे इक्वेशन को पहले ऐसे हम लोग अरेंज करेंगे। A1 = 2, B1 = 3 and C1 = -5. Coefficient of x is known as E1, coefficient of y is known as B1 and constant term is known as C1. सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4x + ky = 10। इसको भी हम लिखेंगे 4x + ky - 10 = 0। A2 = 4, B2 = k and C2 = -10। वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ A1 का वैल्यू क्या आया है? 2, तो 2 4। B1 का वैल्यू क्या आ गया? 3k और C1 का वैल्यू क्या आ गया? -5 - 10। इसको सॉल्व करेंगे अब हम। देखिए आप इन दोनों टर्म को कंसीडर करें तो
या इन दोनों टर्म को कंसीडर करें तो दोनों केस में k का वैल्यू सेम आएगा। हम क्या लेंगे, वी टेक फर्स्ट टू टर्म्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/4 इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2k इक्वल टू 3 इंटू 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 4/2, 2 से 2 टाइम में कट गया, 3 2 6। ऑप्शन देखा जाए k इक्वल टू -3 नहीं, k नॉट इक्वल टू -3 नहीं, k इक्वल टू 0 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा डी, नॉन ऑफ दीज। थैंक यू।